हेलो माय डियर चिया, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोलरता के बारे में, मोललता के बारे में, और आज हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, इसका न्यूमेरिकल करेंगे। उसके पश्चात हम लोग मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और अंत में हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा मोलरता और मोललता के बीच में संबंध। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मोल प्रभाज किसे कहते हैं। ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग, मोल प्रभाज किससे डिनोट करते हैं? चाई से, CHI। थोड़ा सा ऐसा टाइप से बनाते हैं लेकिन मेरे से उतना अच्छा खास नहीं बनता। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली एक्स से यूज करते हैं, ऐसा टाइप का सिंबल बना सकते हो। ठीक है ना, मोल प्रभाज चाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज होता क्या है ध्यान से समझना। कोई विलयन है तो उसमें विलेयक का मोल की मात्रा या विलायक के मोल की मात्रा तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोल प्रभाज। समझ आया कि नहीं आया होगा? ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे कि एक मैं विलयन ले रहा हूं, ठीक है ना, और ये जो विलयन है ध्यान से समझना, ये जो विलयन है इस विलयन में दो चीज होगा, एक होगा विलेय और एक होगा क्या? विलायक। क्या होगा? विलायक। और दोनों के मिलाने से क्या बनता है? आपका विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो विलेय के मोलों की संख्या है तथा विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात, विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात, ठीक है ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात। विलयन मतलब विलेय प्लस विलायक दोनों हो जाएगा, विलयन के मोलों की संख्या। तो ये जो दोनों का अनुपात आता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? आपका मोल प्रभाज। अच्छा, ये विलेय के संदर्भ में हो गया। मान लो विलायक के संदर्भ में ले लूं तो विलायक के मोलों की संख्या, समझ रहे हो कि नहीं? विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? तो परिभाषा इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ठीक है, कि किसी विलयन में विलेय के मोल या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। तो साथ साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अथवा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, तथा उस विलयन में उपस्थित, तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, संख्या का जो अनुपात होता है, उसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। उसे हम मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं? चाई से। इसे CHI चाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये याद रखना है भाई, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे देखो क्या बोल रहा हूं, मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। ये जो रहता है अनुपात ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? मोल प्रभाज। समझ आ रहा है कि नहीं यहां तक? तो देखो मोल प्रभाज क्या बराबर क्या है? विलेय तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या।
या फिर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसको कैसे शो कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। तो कैसे शो कर सकते हो तुम लोग, ध्यान दो। मोल प्रभाज को शो करूँ एक्स से, ठीक है। मान लो मैं विलेय का मोल प्रभाज बोला, एक्स बी बोला हूँ, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज। तो कैसे लिखोगे, विलेय का मोल प्रभाज है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। और विलयन में दो चीज रहता है जी, एक होता है विलेय प्लस क्या होता है, विलायक। तो इसको कैसे शो कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, कि एक्स बी बराबर एन बी बटे विलयन के मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। ये हो गया क्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या। और ये जो टोटल देखो एन ए प्लस एन बी क्या है, विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलयन के मोलों की संख्या कुल निकल गया। और ये निकला है क्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो दोनों का जो अनुपात है ये क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज। सेम टू सेम विलायक का मोल प्रभाज आप लोग निकाल सकते हो। विलायक का मोल प्रभाज कैसे होगा, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज कैसे होगा, विलायक का मोल प्रभाज ध्यान से सुनना। तो विलायक का मोल प्रभाज कैसे हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अच्छा विलायक है तो एक्स ए से शो करूंगा मैं, किसे शो करूंगा, एक्स ए से। तो कुल मिलाकर तुम लोगों को क्या पता चल रहा है कि विलेय के मोल प्रभाज यदि निकालेंगे तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी ये होगा। और मान लो विलायक का मोल प्रभाज निकालूं तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये कहानी समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो विलयन का मोल प्रभाज क्या होगा, तो उस हिसाब से विलयन का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एकदम आसान है बच्चों। विलयन का मोल प्रभाज, विलयन का मोल प्रभाज, विलयन का मोल प्रभाज कैसे, विलयन है तो ए बी से शो करते हैं, तो एक्स ऑफ ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो देखो विलेय का मोल प्रभाज तुम लोग क्या निकाले थे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और विलायक का मोल प्रभाज क्या निकाले थे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और किसके बराबर निकाल रहे हैं, एक्स ऑफ ए बी। तो एक्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये क्या चीज है, इतना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स ऑफ बी प्लस एक्स ऑफ क्या है, ये ए है ना, ठीक है ना, यही तो बोल रहे हो ना। ध्यान से समझना, विलेय का मोल प्रभाज ये एक स्टेप तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लिखा हूँ ना इसको तुम लोग थोड़ा सा ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। इतने को हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर ला लेते हैं, ठीक। ठीक, यहां तक समझ आ गया होगा कि विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, तो ऐसे करके भी तो लिख सकते हो। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो एक्स ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, एन बी प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। टोटल कुल मिलाकर कितना आ रहा है, एक ही तो आ रहा है। मतलब दोनों क्या समझ रहे हो, ध्यान से समझना, क्या समझ रहे हैं हम लोग कि जब विलेय को और विलायक को दोनों को जोड़ा जाता है तो दोनों का कुल योग कितना आता है, एक आता है। कितना आता है, एक आता है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो तुम लोग कि किसी भी विलयन का, किसी विलयन का, ठीक है, किसी विलयन के, ऐसे लिख सकते हैं, किसी विलयन का कुल मोल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज 0 से 1 के मध्य होता है, 0 से 1 के मध्य होता है, न 1 से ज़्यादा होगा न 0 से कम। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो ये इस समीकरण से तुम क्या समझ सकते हो, यदि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए।
ये भी तो कर सकते हो ना। तो इस तरीके से तुम लोग एक चीज और क्या बोल सकते हो इसको देख करके कि किसी विलयन का कुल मोल प्रभाज एक होता है। कितना होता है? एक होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो विलेय तथा विलायक के दोनों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो सदैव कितना आता है? एक आता है। यहां तक समझ आया कि नहीं? तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकल रहा है मोल प्रभाज का कि कोई विलयन है तो उसमें विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये जो अनुपात है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज बोलते हैं। यहां तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, उसके आगे क्या बोला हूं मैं, उसको फिर डिनोट करोगे तुम लोग। अच्छा, विलयन का निकालोगे एक्स ए प्लस एक्स बी कर दोगे तो टोटल कितना आता है? एक ही आता है। ठीक है, तो ये सब जो इतना भी तुम लोग फॉर्मूला पढ़े इन सब को थोड़ा सा याद कर लेना भाई। ठीक है, जितना चीज़ों को तुम लोग को आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, ठीक है, सबको सारी चीज़ों को तुम लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्या होता है मोल प्रभाज, ये सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप। तो मेरे ख्याल से इतना तो सबके दिमाग में छप गया होगा। क्या छप गया होगा कि एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता होगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अच्छा भैया, एक्स ए बोल दिया तो विलायक का मोल प्रभाज बताओ करके, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अच्छा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू बोलूंगा तो क्या बताओगे? एक। ठीक है ना, इतना दिमाग में छाप के रखना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करते हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एल्कोहल व जल के 100 ग्राम विलयन में 54 ग्राम जल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो। एल्कोहल व जल है, एल्कोहल मतलब C2H5OH, इतना है। ठीक है ना, वह जल है, दूसरा चीज है H2O। क्या है? H2O। उसमें 54 ग्राम जल है, मतलब आपका जो WB है, ठीक है ना, WB नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? WA। ठीक है ना, जल हमेशा सार्वत्रिक विलायक की भांति होता है, तो जल का जो भार है वो कितना दिया है? 54 ग्राम। चूंकि कुल भार कितना है? कुल भार बराबर कितना है? 100। तो C2H5OH का भार कितना आ जाएगा? 100 माइनस कितना कर दोगे? 54, कितना आ जाएगा आपका? 46 आ जाएगा भाई। तो WB कितना आ गया आपका? 46 आ गया। अच्छा, इसका MB ज्ञात करो, तो C2H5OH का MB ज्ञात करो। एक कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24। हाइड्रोजन का होता है 1 5 और 1 6, 24 धन 6 30। और ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। ठीक है ना, तो 24 6 30 30 और ये 40 46 हो जाएगा। MB कितना आ गया आपका? 46 आ गया। किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, H2O का MB निकालो, तो H2O का MB निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? मैं WB और MB क्यों निकाल रहा हूं भाई? WB और MB, B मतलब क्या है? यहाँ विलेय है ना, शुरू में ही बताया हूं इस चैप्टर में। और A मतलब क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक। और हमको पूछ क्या रहा है? मोल प्रभाज, जल का भी और एल्कोहल का भी। ठीक है, कोई दिक्कत होगा क्या इसमें? नहीं। देखो कैसे नहीं होगा दिक्कत, क्या जानते हैं हम लोग, चूंकि मोल प्रभाज है ना, जैसे कि मैं मोल प्रभाज निकाल रहा हूं, ध्यान से समझना ना। अच्छा, मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज रहता है मोल ज्ञात करना। तो जल का मोल ज्ञात करो पहले, तो जल का मोल WB बटे MB होगा। W कितना है आपका? जल का 46। MB कितना है? सॉरी, जल का कितना है जी? 54 है ना, 54। और MB उसका कितना है? 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा? मोल 3। अच्छा, एल्कोहल का मोल निकालो, तो एल्कोहल का मोल, जब एल्कोहल का मोल निकालोगे तो WB बटे MB वही लिखोगे। WB कितना दिया है आपका? 46। MB भी कितना है आपका? 46। कितना आ जाएगा? 1। कितना आ गया? 1। आप ध्यान से समझना, आप लोगों को जानना क्या है? आप लोगों को जानना है, क्या चीज जानना है? X ऑफ B, मतलब B मतलब क्या है आपको? एल्कोहल। एल्कोहल का मोल प्रभाज जानना है। एल्कोहल का मोल प्रभाज,
ठीक है ना। एल्कोहल का मोल प्रभाज बताओ तो एल्कोहल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस NB। NB का मान कितना है, NB, B किसको माने हैं, एल्कोहल। एल्कोहल कहाँ है आपका, अच्छा ये एल्कोहल है ना, ये जल को हम लोग ए माने हैं, WA ऐसे करके कर लेना WB। तो अच्छा आपका आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा 3 धन 1, तो कितना हो जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4। अच्छा वैसे ही XA निकालो तो मतलब किसका मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे, जल का मोल प्रभाज कैसे निकालोगे, Na अपॉन Na प्लस NB। Na का मान कितना है आपका, Na का मान कितना है, जल का मोल कितना है जी, जल का मोल Na है ना ये, और ये क्या है NB है, ये निकाल रहे हो ना। तो Na क्या आ जाएगा आपका 3 बटे क्या हो जाएगा 3 धन 1, तो आपका ये कितना आ जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 3/4। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, मोल प्रभाज। क्या निकालना है, मोल प्रभाज। कुछ नहीं करना है ना, सबसे पहले क्या करना है, एक बार विलेय का मोल प्रभाज निकाल लेना, एक बार विलायक का एक बार विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेना और एक बार विलायक के मोलों की संख्या निकाल लेना, उसके बाद मोल प्रभाज के फॉर्मूले में रख देना। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, एक बार देख लो आप लोग, ठीक है, ध्यान दो, देख लो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 ग्राम N2। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना। 7 ग्राम N2 और 8 ग्राम O2 दोनों का मिश्रण है, उसमें से O2 का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको सबसे पहले समझो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, नाइट्रोजन है आपका और एक है आपका ऑक्सीजन है, O2 बोल रहा है। ठीक है ना, नाइट्रोजन का ध्यान समझना, ये यहाँ पास चलो, नाइट्रोजन का जो W दिया है वो कितना दिया है 7, और इसका जो W दिया है वो कितना दिया है 8। भार जी, ग्राम में भार कितना है 8। N2 का MB निकालूंगा, एक नाइट्रोजन का होता है 14 और N2 बोल दिया है तो हो जाएगा 28। ये क्या है तुम्हारा, ये इसका M निकालूंगा, आणविक द्रव्यमान निकालूंगा, इसका यदि आणविक द्रव्यमान निकालूंगा, इसका निकाले थे कितना, भी कितना निकाले थे 7 14 14 28। ठीक है, इसका कितना निकाले थे यहाँ पास, इसका मान क्या निकाले थे M। 8 ग्राम O2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है 16 दूनी 32 O2 आ गया। अब इसका तुम लोग W/M निकालो, मोल की संख्या जी, इसका भी W/M निकालो, मोल की संख्या क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मोल कितना है 8/32 और इसका निकालोगे 7/28, तो इसका आ जाएगा 1/4। ठीक है, और 8 चौं 32, इसका भी आ गया 1/4। देख लो ना भाई, 8 का मान 8 24 8 चौं 32 और इसका 7 चौं 28 आ गया कि नहीं। अब इसका मोल निकाल डाले, इसका मोल निकाल डाले, यानी कि इसमें से कोई भी विलेयक मान सकते हो और किसी को भी विलायक मान सकते हो, दोनों को मोलों बराबर है ना। ठीक है, किसी भी एक को विलेय मान लो और एक को विलायक मान लो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूंकि क्वेश्चन के अनुसार क्या है जी, प्रश्न के अनुसार किसका निकालना है, ऑक्सीजन को O2 का मोल प्रभाज निकालना है, O2 का मोल प्रभाज निकालना है। तो X ऑफ O2 क्या हो जाएगा, चलो बताओ। ठीक है, ऑक्सीजन का मोल की संख्या, O2 के मोल की संख्या बटे मिश्रण के मोल की संख्या, टोटल कितना मोल है उसका संख्या, मिश्रण के मोल की संख्या, ये हो जाएगा ना कुल मोलों की संख्या जी। तो ऑक्सीजन का मोल कितना है आपका 1/4 और इसका हो जाएगा 1/4 धन 1/4। ठीक है, तो उस हिसाब से हो जाएगा 1/4 बटे 2/4। तो और सॉल्व करोगे तो 1/4 गुणे 4/2, ये और ये कट जाएगा 1/2, यानी 0.5 आएगा जी। कितना आ जाएगा 0.5। मोलों की संख्या कितना आ जाएगा 0.5। ध्यान से देख लो भाई, एक बार देखो, चलो जल्दी देखो, समझ लो आप लोग, क्लियर है कि नहीं ये। ठीक है, कुछ नहीं है ना, जो भी दिया रहेगा उसका W देख लेना, उसका M देख लेना, निकाल लेना, मतलब आणविक द्रव्यमान। उसके बाद दोनों का सहायता से क्या निकाल लेना, पहले मोल निकाल लेना, और मोल निकालने के बाद मोल प्रभाज के फॉर्मूले में क्या कर दे जाना, फिट कर दे जाना। जैसे ही फिट करोगे, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। एक का मान ज्ञात हो जाएगा, दूसरा का मान आसानी से निकाल सकते हो, XA प्लस XB इक्वल टू 1 करके। तो एक का मान रख देना, फिर जो मान आएगा उसको 1 से घटा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है, 1 मिलियन में 7.8 ग्राम बेंजीन है।
डायरेक्ट दिमाग में छापना C6H6 है, बेंजीन है, और कितना है वो भी 7.8 ग्राम है। कितना है? 7.8, यानी कि इसका W है कितना? 7.8। और दूसरा बोल रहे हैं 46 ग्राम टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन का सूत्र होता है C6H5CH3, ये होता है आपका टॉल्यूइन। ये ऐसा वाला कहानी है, ये वाला CH3 ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग टॉल्यूइन। तो ये C6H5CH3 है, और इसका जो W है वो कितना है? 46 है। कितना है? 46। अच्छा, दोनों का M ज्ञात कर लो भाई। बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, किसका? बेंजीन का, यानी कि X ऑफ C6H6 से ज्ञात करना है भाई, C6H6 से ज्ञात करना है। अच्छा, इसका M कितना होगा? इसका M निकालो तो C6H6 का एक कार्बन का होता है 12 गुणित कितना करोगे? 6, और हाइड्रोजन का होता है एक गुणित कितना करोगे? 6। 12 6 का कितना हो जाएगा? 72 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 78। तो इसका M तो आ गया कितना? 78 AMU। कितना आ गया? 78। इसका निकालो तो C6H5CH3 का, देखो इसका निकालोगे, एक कार्बन का होता है कितना? देखो टोटल कितना कार्बन है? 6 और 1 7, 7 कार्बन, 12 गुणित 7, ठीक है ना। प्लस हाइड्रोजन कितना है? 5 धन 3 8, 8 गुणित 1 करो, ठीक है। देखो तो भाई 12 7 कितना हो जाएगा? 84, और 84 और ये कितना हो जाएगा? 8, कितना हो जाएगा आपका? 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 92। तो M का मान आ गया आपका कितना? 92। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो देखो W तो निकाल डाले, और M को तो हम लोग आसानी से सूत्र से निकाल सकते हैं, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है। अब इसके बाद बात आता है इसके मोलों की संख्या का। किसका? मोलों का संख्या। क्या मोलों का संख्या कैसे निकालेंगे? तो बेंजीन के मोल, बेंजीन के मोल कैसे निकालोगे? बेंजीन के मोल, ओनली मोल बताओ। W बटे M करते हैं, 7.8 बटे क्या हो जाएगा? 7 78 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/10। कितना आ जाएगा? 1/10। समझ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं जी? यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? 1/10। यहाँ पास क्या हो जाएगा? 40/92, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ गया? 1/2। तो बेंजीन के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? बेंजीन के मोलों की संख्या चलो बताओ, ध्यान दो इधर। क्या हो जाएगा बेंजीन के मोलों की संख्या? ध्यान से समझो। बेंजीन के मोलों की संख्या हो जाएगा, देखो बेंजीन के मोल बटे क्या हो जाएगा? कुल मोल, कुल मोल। तो बेंजीन के मोल कितना है आपका? 1/10 बटे कुल मोल कितना हो जाएगा? 1/2 धन 1/10, ठीक है। तो उस हिसाब से अब इसको सॉल्व करो। 1/10 दोनों का लस से निकालो तो क्या आ जाएगा? 10, 2 पंचे, ठीक है ना, 5, 5 धन 1, ठीक है, 10 आएगा, 2 पंचे हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, ठीक। 6 तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, बटे, ठीक है, 6/10। तो ये ऊपर जाएगा 1/10 गुणित 10/10 गुणित 10/6। तो ये और ये कट जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1/6। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1/6। समझ आ रहा है कि नहीं? कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1/6। क्लियर है? तो इस तरीका से कभी भी आपको पता चले कि इसके बारे में, मोल प्रभाज के बारे में क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा, ठीक है ना, दिमाग में पहले ये छापना कि मेरे को उसका W देखना है, उसके बाद उसका M देखना है, फिर दोनों को ज्ञात करके W/M करके उसका मोल निकाल लेना है। और जैसे ही मोल निकाल लोगे, जैसे ही मोल को निकाल लोगे तो उसको फिर फॉर्मूला में फिट करना मोल प्रभाज के, उसके बाद तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक आगे बढ़ जाऊं क्या? तो अब अगला हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है ना। मोल प्रभाज मेरे ख्याल से सबका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। तो देखो मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध ज्ञात करना है ना। हम लोग क्या जानते हैं? XB, जैसे कि समझो XB बटे मैं कर रहा हूँ X है, XB बटे क्या कर रहा हूँ? X है। तो XB का मान क्या हो जाएगा? NB/NA + NB बटे XA का मान क्या होगा? NA/NA + NB। इतना समझ आ रहा होगा। मतलब क्या हो सकता है? XB बटे XA बराबर क्या हो जाएगा? NB/NA + NB गुणित ये ऊपर खपला जाएगा तो NA + NB बटे जी NA। तो ये और ये कट जाएगा। तो XB बटे XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB बटे NA।
यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, नॉर्मल देखते जाओ, मैं मूललता तथा मूल प्रभाज के बीच में संबंध स्थापित कर रहा हूँ बस। ठीक है, एक फॉर्मूला निकालना है, बस उसका उपयोग करना है। ठीक है, आपका जो नीट है, उसका जेई है, उसमें काम आएगा ये सब फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे 12वीं के लिए तो उतना ज़्यादा एमपी नहीं है। तो देखो एक्स बी बटे एक्स ए, एन बी बटे एन ए है, तो डब्ल्यू बी बटे एम बी अपॉन एन ए को कैसे लिख सकते हो? डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू ए बटे एम ए। तो इसको और हम लोग एक स्टेप कैसे बढ़ा सकते हैं? एक्स बी बटे एक्स ए, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित एम ए को ऊपर रख देता हूँ, एम ए बटे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए। अरे इसको जैसे उल्टा करोगे तो ऐसे ही होगा ना। ठीक, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से देखना, ये जो ध्यान देना ना, ठीक है, एक्स बी बटे एक्स ए है बराबर होता है क्या? डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए गुणित क्या है आपका? एम ए। मान लो ऊपर और नीचे में मैं एक हजार का गुना और भाग कर दिया। ठीक है, 1000 का गुना कर दिया, 1000 का भाग कर दिया, मतलब तो एक ही है। तो क्या हो सकता है? एक्स बी बटे एक्स ए बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और गुना 1000 है ना, गुना कितना है? 1000। अच्छा, इसको नहीं लिखें क्या? लिख लेते हैं एम ए, और नीचे में कितना का गुना है? 1000 का। कितने का? 1000 का। इतने को देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? इतना इतना देखो, ये इतना डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। याद करो कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका मूललता का। किसका? मूललता का, यानी कि एक्स बी बटे एक्स ए बराबर ये क्या हो जाएगा? स्मॉल एम। क्या हो जाएगा? स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन ये एम ए है, सॉरी एम ए है। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा आपका? 1000। तो ये है आपका, ठीक है, किसमें और किसमें संबंध? मूल प्रभाज तथा मूललता में संबंध। और ये एम ए जो है वो है विलायक का, क्या है? विलायक का मोलर द्रव्यमान। एम बी है या एम ए है, सॉरी मोलर द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, एक्स बी बटे एक्स ए ऐसे करके याद रख सकते हो, ममा बटे 1000 करके। ठीक है, एक्स बी अपॉन एक्स ए एम इंटू एम ए अपॉन 1000। तो दिमाग में छाप के रखना ये फॉर्मूला को। ठीक है, एक्स बी बटे एक्स ए बराबर एम इंटू एम ए अपॉन 1000। ठीक है, ये है आपका किसमें संबंध? मूल प्रभाज तथा मूलरता में भाई, सॉरी मूल प्रभाज तथा मूललता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका एक क्वेश्चन करते हैं। एक जलीय विलयन की मूललता दिया है, ठीक है ना, और उसका हम लोग को ज्ञात करना है मूल प्रभाज। क्या ज्ञात करना है? मूल प्रभाज। ध्यान से देखो, एक जलीय विलयन है, उसका क्या ज्ञात करना है? देखो एक्स बी बटे एक्स ए बराबर, सीधा देखो मूललता दिया है और मूल प्रभाज पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों में संबंध है, उसको लिख लेंगे भाई, स्मॉल एम इंटू एम ए अपॉन 1000। इतना तो होता है, दिमाग में पहले छापना। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? चूंकि स्मॉल एम बराबर दिया है 11.1, इतना दिया है, मोल प्रति लीटर दिया है। अच्छा, जलीय विलयन बोला है, चूंकि जलीय विलयन बोला है, जलीय विलयन है, तो एम ऑफ एम ए है। एम ए मतलब क्या है? एम ऑफ H2O है, और एम ऑफ H2O कितना होता है? 18 होता है। हाइड्रोजन का कितना? 2, और ऑक्सीजन का कितना? 16। तो कितना आ जाएगा? 18। क्या आ जाएगा आपका? 18। यहाँ तक क्लियर है? तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्स बी बटे एक्स ए बराबर एम का मान दिया है 11.1। ठीक है, कितना दिया है? 11.1, और एम का मान दे दिया 18, ये गुना में है, बटे कितना है ये? 1000। कितना है? 1000। सॉल्व करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ध्यान से समझना। ठीक है, एक्स बी बटे एक्स ए, तो ये 11.1, 18, ये 5 90। ठीक है, फिर बचेगा 10, फिर 5 आएगा, तो अराउंड आएगा 55.5। क्या आएगा? 55.5। मतलब क्या है? 11.1 और ये 55, तो 1/5। कहानी चला गया क्या? हाँ, 1/5 में, मतलब एक्स बी अपॉन एक्स ए बराबर हो गया है आपका 1/5। चूंकि तुम लोग क्या जानते हो? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो क्या कर सकते हो? एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी कर सकते हो। मान रख दो तो इसका। ठीक है, मान रखते हैं भाई, मान रखते हैं। ठीक है, मान रखते हैं एक्स बी अपॉन एक्स ए का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 1/5। तो ये इधर गुना हो जाएगा 5 एक्स बी।
इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। तो उस हिसाब से ये जो माइनस एक्स बी है इधर आ जाएगा, तो 5 बी प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो उस हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये आपका आ जाएगा क्या 6 बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा आपका 1/6। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1/6 यानी कि 5/6, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मूल प्रभाज पता चल गया भाई। एक्स बी का मूल प्रभाज है 1/6 और एक्स ए का मूल प्रभाज है 5/6, ठीक है। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? तो इस तरीके से हम लोग मूललता और मूल प्रभाज के संबंध को ज्ञात करके कोई भी क्वेश्चन जो मूल प्रभाज और मूललता से रिलेटेड है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मूललता और मूललता में क्या संबंध होता है, ठीक है। डेरिवेशन नहीं बताते रहूंगा आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि मूललता का मान भले ही स्मॉल m लिख रहे हो लेकिन उसका जो मान रहता है वो ज्यादा रहता है, ठीक है ना। कभी भी जब तुम गणितीय गणना करोगे तो मूललता का मान मूललता से अधिक आएगा, सेम टू सेम संदर्भ रहेगा तो, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि यदि सांद्रण की बात करूं, मान लो एक मोलर विलयन ले रहा हूं और एक मोलर विलयन ले रहा हूं, तो हमेशा मोलर विलयन का सांद्रता ज्यादा रहेगा, लेकिन जो गणितीय मान है मोलरता वाले का क्या रहता है कम। अपने दिमाग में छाप लेना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मूललता और मूलरता में क्या देख रहे हैं संबंध देखें। मूललता बराबर क्या होता है 1000 गुणित ये क्या है आपका मूलरता है बटे 1000 रो मतलब घनत्व है और माइनस m है, m मतलब क्या है ये मूलरता और mb मतलब क्या है आणविक द्रव्यमान, वो भी किसका विलेय का। तो ये तुम लोग याद रख लेना भाई, ठीक है। फॉर्मूला को स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 m बटे 1000 रो माइनस mmb, क्लियर है। जहां स्मॉल m बराबर क्या है मूललता, कैपिटल M बराबर क्या है मूलरता, यहाँ पास भी ये मूलरता, ये रो बराबर क्या है आपका घनत्व दिए गया जो विलयन रहेगा उसका घनत्व रहेगा, और mb निकाल रहे हो, ये जो mb है वो है विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो मूलरता और ये है मूललता में संबंध। तो उम्मीद है कि आज का ये जो पूरा क्लास है आपको समझ आया होगा। अब आगे इसी चैप्टर में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।